दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 7, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूछे जाने वाले 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, लोअर पीसीएस, आरओ तथा अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 7। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? ऑप्शन है आपके कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या फिर लखनऊ अधिवेशन 1917। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। दोस्तों कलकत्ता में कांग्रेस का 32वां अधिवेशन आयोजित हुआ था और इसमें श्रीमती एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। तो सबसे पहले कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? ऑप्शन है मयूर शर्मन। देखिए, मयूर शर्मन, हरिचंद्र, दंतिदुर्ग या हर्ष। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ धार्मिक आयोजन करवाया था। दोस्तों दंतिवर्मन या दंतिदुर्ग मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। उसकी राजधानी वर्तमान कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में थी और साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार उसने हिरण्यगर्भ नामक एक जो है धार्मिक यज्ञ कराया था। अगला प्रश्न है तीसरा, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख की तिथि क्या है? ऑप्शन देखिए 78 ईस्वी सन, 81 ईस्वी सन, 98 ईस्वी सन या फिर 121 ईस्वी सन। आपको बताना है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो सही उत्तर है, सही उत्तर दोस्तों 81 ईस्वी सन। सन 81 ईस्वी कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है। और आप जानते हैं दोस्तों कि ये प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण यानी 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क का राज्यारोहण जो है वो शक संवत का प्रारंभ होता है 78 ईस्वी सन से, और उसके 3 साल बाद यानी 81 ईस्वी सन में जो है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को मथुरा से ले जाकर सारनाथ में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है इतिहास से संबंधित है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन है आपके शाइस्ता खान, अमीन खान, जहां आरा या फिर रोशन आरा। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आप ऑप्शन सी, जहां आरा को औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। दोस्तों औरंगजेब जो था ये इसने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि दी। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वो अपने पिता के उत्तराधिकारी और 6वें मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन देखिए सर एंड्रू फ्रेजर, एच.एल. रिजले, ब्रोड्रिक और ए.टी. अरुंडेल। तो इसमें से आपको बताना है कि बंगाल विभाजन जो 1905 हुआ था उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज हेडरसन लीथ फ्रेजर, जिसको शॉर्ट में सर एंड्रू फ्रेजर कहा जाता है, ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। और आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके बरेली, मथुरा, बरनाल या पटना। तो सही उत्तर क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जत नगर में स्थित है। तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान
इज्जत नगर बरेली में स्थित है और ये पशु चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना दोस्तों 1889 में की गई थी। याद रखिएगा, बरेली में जो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान है ये 1889 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? आपको बताना है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना। ऑप्शन है सन 2000, 2008, 2012 या 2015। तो सही उत्तर है दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम नेशनल एक्शन प्लान जो है ये वर्ष 2008 में कार्यान्वित की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना ये 2008 को लोकार्पित की गई थी और इस एक्शन प्लान को जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे या दुष्प्रभाव को कम करना था। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? ऑप्शन 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो आपको बताना है भारत की जो संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया था उसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? तो सही उत्तर 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और आप जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा फिर से 24 जनवरी 1950 को इकट्ठा हुई थी और सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ऑप्शन है 15, 20, 25 या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि लोकसभा में जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व या उनके लिए जो सीटें हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 20 सीटें हो सकती हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए, क्योंकि अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि लोकसभा की संरचना जो होगी उसमें अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 530 सदस्य राज्यों से और 20 संघ शासित प्रदेशों से जो है निर्वाचित हो सकते हैं। तो 552 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है लोकसभा की, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 जो हैं ये आपके यूनियन टेरिटरीज से निर्वाचित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रव्रजन या विवाह। तो इसके आधार पर ये जो ऑप्शन है आपको सही कूट के आधार पर चयन करना है कि जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो किसका परिणाम हो सकती है। तो सही उत्तर है दोस्तों जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर यानी ए और बी दोनों का परिणाम है। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन है। ये परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है और इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। और जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वो किस नगर से नहीं गुजरेगा? आपको बताना है। ऑप्शन है फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़ और मऊ। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किन नगरों से होकर गुजर रहा है। तो देखिए दोस्तों, आजमगढ़ के मंदुरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2018 में किया गया था और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है लखनऊ से प्रारंभ होकर यानी लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। तो इसमें बस्ती आपका शामिल नहीं है। तो सही उत्तर है
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। इसमें बस्ती शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सबसे बड़ा पठार है? कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोरेडो या फिर कोलंबिया? तो सही उत्तर है दोस्तों, सबसे बड़ा पठार जो है वो कोलोरेडो पठार है। कोलोरेडो पठार सबसे बड़ा पठार है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पठार अगर जो देखा जाए तो वो तिब्बत का पठार है। लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं इसमें कोलोरेडो पठार सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? आपको बताना है जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, जीव से जैवमंडल तक का सही क्रम जो है वो होता है पहले जनसंख्या, फिर उससे समुदाय बनता है, फिर दोनों के मेल से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है और उसके बाद भूदृश्य या लैंडस्केप की रचना होती है। तो देखिए, सबसे पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र और उसके बाद भूदृश्य, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। जीव से जैवमंडल तक के जैविक संगठन का ये सही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें देश हैं और उनकी राजधानियां। गिनी बिसाऊ, दोस्तों गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है, ये सही सुमेलित है। ताइवान की राजधानी ताइपेई है, ये भी सही सुमेलित है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, सही सुमेलित है। मालदीव की राजधानी मालाबो, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों मालदीव की राजधानी क्या है आप जानते हैं, मालदीव की राजधानी है माले, मालाबो नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य ऑप्शन सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? आपको बताना है। दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली नहर कौन सी है? ऑप्शन देखिए, बोल्गा दोन नहर, साल्ट सेंटी मारी नहर, लुडविग्स नहर और जो है सफ़ेद सागर नहर। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका दोस्तों लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर जो है ये दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। दोस्तों लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है और साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में है और इसके अलावा जो है बोल्गा दोन नहर रूस में है। ये बोल्गा और डान नदियों को आपस में जोड़ती है। सफ़ेद सागर नहर रूस में स्थित है। तो लुडविग्स नहर ये दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1994, 1995, 1996 या 1997 में। तो सही उत्तर दोस्तों रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुई थी और ये पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 256.14 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार है और ये अंडमान में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है आपके पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक से और पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी स्पीकर नियुक्त किया जाता है और इसका नाम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था की जाती है। तो सही उत्तर है प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ऑप्शन देखिए, यह एक संवैधानिक संस्था है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है और यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। दोस्तों क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है और ये संवैधानिक संस्था नहीं है।
और क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्यों के बीच अंतर राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था और इनकी कुल संख्या 5 है। क्षेत्रीय परिषदों की कुल संख्या 5 है। इसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद हैं। चंडीगढ़ राज्य नहीं होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, ये क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। क्षेत्रीय परिषद एक स्टैट्यूटरी निकाय है, न कि संवैधानिक संस्था। तो सही उत्तर है जो क्षेत्रीय परिषदों के लक्षण में ऑप्शन ए इसका लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें आरंभ होने के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मुद्रा बैंक योजना। दोस्तों ये जो प्रश्न है इससे संबंध में हमने एक वीडियो बनाया था, भारत सरकार या केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। आप वहां से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि सामान्य अध्ययन में वहां से 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इसको आप जानने के लिए सबसे पहले इन योजनाओं की तिथि आपको जाननी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना दोस्तों ये 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी, 28 अगस्त 2014 को। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल एजुकेशन ये 9 मार्च 2015 को प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी। और मुद्रा बैंक योजना दोस्तों, मुद्रा बैंक योजना ये 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी, 8 अप्रैल 2015। तो इसके आधार पे आप सही क्रम बता सकते हैं कि सबसे पहले देखिए 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई थी। उसके बाद देखिए आपकी डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया है, फिर आपका आ जाएगा मुद्रा बैंक योजना और सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसको आच्छादित करती है? ऑप्शन देखिए, केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, केवल ग्रामीण श्रमिकों को, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को और सभी श्रेणी के श्रमिकों को। तो आपको बताना है कि जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 है उसके अंतर्गत कौन शामिल या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा में कौन जो है आच्छादित है, कौन कवर किया जाता है? तो सही उत्तर है केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर किया गया है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को किसके माध्यम से पूरा किया जाता है? ऑप्शन है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को एंजल इन्वेस्टर्स यानी दूत निवेशक, जोखिम युक्त पूंजी यानी वेंचर कैपिटल और भीड़ वित्त पोषण यानी क्राउड फंडिंग के माध्यम से पूरा किया जाता है और इन्हें वित्त पोषण के क्षेत्र में नई पीढ़ी के स्रोत का दर्जा दिया गया है। तो सही उत्तर है स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को उपरोक्त सभी से पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1885 या 1866 ईस्वी। तो सही उत्तर है दोस्तों देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद और अन्य लोगों द्वारा 1866 में देवबंद यूपी यानी संयुक्त प्रांत में दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। तो देवबंद आंदोलन ये 1866 में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य विज्ञान से संबंधित है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो दोस्तों ऊर्जा परिवर्तन का नियम आपने पढ़ा होगा। डायनेमो ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है।
अगला प्रश्न है कि जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए, वो किस रोग से पीड़ित होता है? ऑप्शन है बुलिमिया, मधुमेह, एनोरेक्सिया नर्वोसा या अति अम्लता से। तो सही उत्तर है दोस्तों बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है और बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है और फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए मल त्याग या माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए प्रयासरत रहता है। और बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात का कोई नियंत्रण नहीं है कि उसे कितना भोजन करना है। तो सही उत्तर है ये रोग है बुलिमिया, जिसमें मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि उसे कब भोजन करना बंद कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है? ये समस्थानिक हैं आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60। तो सही उत्तर है दोस्तों रेडियो फास्फोरस या फास्फोरस 32। इसका उपयोग जो है ल्यूकीमिया या एक प्रकार के रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो सही उत्तर है फास्फोरस 32 या P32। ये समस्थानिक है। इसका प्रयोग एनीमिया या एक प्रकार के रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया एक प्रकार के रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है जनगणना से संबंधित है। हाल में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? आपको बताना है बौद्ध, सिख, जैन या मुस्लिम। तो सही उत्तर है दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात सिख समुदाय का है, जो मात्र 903 है। 903 सिख समुदाय का लिंगानुपात है। बौद्ध का 965, जैन का 940 और मुस्लिम समुदाय में 951। तो सही उत्तर है 903 सिख समुदाय का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें दशक और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में दिखाई गई है। आपको बताना है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए 1971 से 81 में 24.66 ये सही है। 1981 से 91 23.87 ये भी सही है। 1991 से 2001 21.54 ये भी सही है। और 2001 से 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दोस्तों कितनी है? 17.64%। 17.64% जो वर्तमान दशक था हमारा 2001 से 2011 इसमें थी, न कि 19.05। इसलिए सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी आपका। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर 140 mm Hg है, तो इसमें जो Hg है उसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन, मरकरी, हाइड्रोमीटर या होलियोग्राफ से। तो सही उत्तर है दोस्तों मनुष्य का औसत रक्तचाप जो 120 और 80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो ये वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg होता है तो इसमें Hg का तात्पर्य मरकरी यानी पारे से होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, Hg मतलब मरकरी, और मरकरी का फार्मूला Hg होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है सामान्य गणित से एक संख्या 2 अंकों की बनी है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं और नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या सदैव ही किससे विभाजित होती है? तो यहाँ पे जब आप प्रश्न के अनुसार उत्तर के अनुसार जब आप देखेंगे तो 2 अंकों की मूल संख्या अगर जो 12 है तो कह रहा है कि उनके अंकों का स्थान बदल दिया जाए, तो 12 और उसका बदला हुआ स्थान 21 हो जाएगा। 12-21 को जब आप जोड़ेंगे तो वो 33 हो जाएगा और 33 11 से विभाजित होता है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, ये जो संख्या है ये 11 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न देखते हैं 6 सदस्यों वाले एक परिवार में 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 19 वर्ष थी। एक बच्चा पैदा होने के बाद भी औसत आयु वही है, तो बच्चे की आयु कितनी है? तो 6 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व औसत आयु कितना हो जाएगा? 19 × 6 114 वर्ष। और 6 सदस्यों वाले परिवार की कुल आयु जो हो जाएगी वो 114 + 6 × 3 यानी 3 वर्ष सभी सदस्यों की आयु बढ़ गई है। तो 114 और 118 हो जाएगा। 114 और 18 132 हो जाएगा। तो और 3 वर्ष पूर्व ये 114 था।
अब क्या हुआ कि बच्चा पैदा होने के बाद कुल सदस्यों की संख्या 7 हो जाएगी। तो जब 7 हो जाएगी सदस्यों की संख्या, उसके आधार पर जब आप गणना करेंगे तो ये हो जाएगा कि 7 सदस्यों की कुल आयु 132 और बच्चे की आयु, तो 132 प्लस बच्चे की आयु बाई 7, तो ये हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 132 प्लस बच्चे की आयु बाई 7, और बच्चे की आयु जो हो जाएगा वो 133 माइनस 132 यानी 1 वर्ष हो जाएगा बच्चे की आयु। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी घन की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, आपको बताना है। तो आयतन का फार्मूला है दोस्तों, आयतन के फार्मूले से अभी हटते हैं, इसमें प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला लगेगा। घन की भुजा x है तो घन का आयतन x क्यूब होता है, और प्रत्येक भुजा को जब 20% बढ़ा दिया जाए तो इसमें x प्लस x का 20% इज इक्वल टू x प्लस x इंटू 20/100, तो ये हो जाएगा 6x/5। तो जब आप इसको गणना करेंगे 6x/5 को, तो आयतन में हुई वृद्धि 6x/5 का क्यूब हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों 72.8%। 72.8%। यदि किसी घन की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन 72.8% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न घड़ी से यानी समय से है। अपराह्न 1:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो अपराह्न 1 बजे और 1 बजे सुई और मिनट की जो बीच का कोण है वो 30 डिग्री होता है। तो आप देखिए मिनट और सुई के घंटे के बीच का कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25 डिग्री। तो सही उत्तर है आपका 25 डिग्री 1:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों का बीच का कोण होगा। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। यहाँ पर देखिए चिल्लाना और फुसफुसाना। चिल्लाना फुसफुसाना से जैसे संबंधित है वैसे दौड़ना से क्या संबंधित है। रुकना, खड़े होना, टहलना या कूद फांद करना। तो सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है दोस्तों जिस प्रकार से चिल्लाना फुसफुसाना से संबंधित है उसी प्रकार से आपका जो दौड़ना है वो टहलने से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। गीता की ओर इशारा करके अर्जुन ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। गीता का अर्जुन से कैसा संबंध है। तो यहाँ पे बताइए, गीता के माँ अर्थात गीता का भाई, गीता के माँ का पुत्र यानी गीता का भाई, गीता के भाई का इकलौता पुत्र अर्थात गीता का भतीजा होगा, इसलिए गीता जो है अर्जुन की बुआ होगी। तो सही उत्तर है बुआ। अगला प्रश्न है 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्त में खड़े हैं। F और C के बीच B है, E और D के बीच A है, D के बाएं F है और A और F के बीच कौन है। तो यहाँ पर जब आप गणना करेंगे एक चित्र बनाएंगे, इसके आधार पर जो प्रश्न पूछ रहा है इसके आधार पर एक वृत्त बनाएंगे। तो ABCD और F एक वृत्त में खड़े हैं, F और C के बीच में B है, F और C के बीच में B है। तो यहाँ पर देखिए अगर जो आप C करते हैं तो यहाँ पे F करते हैं तो F और C के बीच में B हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है A बीच में B है, E और D के बीच में A है, E और D के बीच में E है, E यहाँ पे हो जाएगा और D अगर जो मान लीजिए आप यहाँ पे है तो E और D के बीच में A हो जाएगा। उसके बाद अब कह रहा है कि A और F के बीच में कौन है। तो आप सही से कर लीजिए A और F के बीच में कौन आता है। तो सही उत्तर है A और F के बीच में D आपका आता है। A और F के बीच में ये D है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन C हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो सही उत्तर है आपका सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले जो हैं वो हैं, देखिए कौन है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल ने पदभार ग्रहण किया है और ये सेल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। अगला प्रश्न है 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में कौन सा विकल्प या सही तथ्य है, आपको बताना है।
तो ऑप्शन है 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया, सही है। इस समारोह के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, सही है। और इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया गया, ये सही नहीं है। और चौरी चौरा शताब्दी समारोह पर जारी किए गए लोगों पर लिखा स्लोगन स्वरक्षय स्वराष्ट्र रक्षेत है, ये सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है 38वां 15वें वित्त रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि 15वें वित्त आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें क्या जो है इसमें से विकल्प का चयन करना है कि कौन से सही और कौन से गलत हैं। तो देखिए, आयोग ने संघ के करों की निवल प्राप्तियों का वर्तमान में 42% की तुलना में 40% हिस्सेदारी राज्यों को दिए जाने की बात कही गई है। तो सही उत्तर है दोस्तों 42% की तुलना में 40% नहीं बल्कि 41% की बात कही गई है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है एक जो है वो गलत हो गया। और दूसरा है नवगठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघ करों की निवल प्राप्तियों का 2% केंद्र सरकार के पास रखे जाने की सिफारिश की गई है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ऐसी सिफारिश नहीं की गई है दोस्तों, जो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए 2% केंद्र सरकार के पास रखे जाने की सिफारिश, तो ये सिफारिश नहीं की गई है। तो सही उत्तर है न तो 1 और न 2, यानी 1 और 2 दोनों असत्य हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन हैं। ऑप्शन है मुशफिकुर रहीम, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ या तमीम इकबाल। तो आपको बताना है कि फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 इसमें सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों तमीम इकबाल। तमीम इकबाल ये बांग्लादेश के हैं और इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाया है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया है। इसमें संबंधित जो कथन है उसमें कौन सही है। इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, सही है। सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं, सही है। और सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर है दोस्तों, इसमें देखा जाए तो ये जो कथन हैं इसमें सभी कथन सही हैं। इसमें कुल 180 देश हैं। ये सूचकांक 0 से 100 तक विस्तारित है। 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ सर्वाधिक ईमानदार है। इस सूचकांक में न्यूजीलैंड, डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष पे हैं और भारत जो है मोरक्को, बुर्किना फासो, त्रिनिडाद टोबैगो, टर्की और तिमोर लेस्टे के साथ संयुक्त रूप से 86वें स्थान पर है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी उपर्युक्त सभी जो कथन है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में यहाँ पर सही हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने GIC प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, जो आपके आगामी जो है PCS प्रारंभिक परीक्षा, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।